Hello guys and welcome back to your own YouTube channel शॉप डिटेक्टिव। मैं मेघा। मैं आज आप लोगों को टाटा स्टील रजिस्टर्ड रिलेशन का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कल मैथ्स की क्लास ली थी। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कल कर लिया था। उतने क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% while its breadth is decreased by 10%, then what will be the net effect on its area? देखिए क्या बोल रहा है। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका जो भी लेंथ है ना, एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है एंड ब्रेथ में 10% का डिक्रीमेंट है। तो हम मान लेते हैं ना कि लेंथ और ब्रेथ कुछ कंसिडर कर लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। लेंथ हम मान लेते हैं कि 10 है एंड ब्रेथ मान लेते हैं कि 20 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ 200। अब एज पर द क्वेश्चन हमारा लेंथ जो है 20% इंक्रीज किया है। तो पहले तो हमारा 10 था, अब 20% इंक्रीज किया, दैट मीन्स हमारा 12 हो गया। ब्रेथ 10% डिक्रीज किया है, तो पहले 20 था, अभी कितना हो जाएगा? 18 होगा ना। 20 का 10% 2 होता है, तो डैट मीन्स हमारा 18 हो गया। अब देखिए हमारा कितना हो जाएगा। तो हमारा अब जो न्यू एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? न्यू एरिया 1 लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, दैट मीन्स 12 इंटू 18 216 होगा। पहले हमारा एरिया था 200, अब है हमारा एरिया है 216। दैट मीन्स 16 का इंक्रीमेंट हुआ कितने में? 200 में। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, दैट मीन्स 8% मेरा होल एरिया पे इफ़ेक्ट करेगा और 8% मेरा एरिया जो है ना बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरा 200 पे अगर 16% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100 पे 8 होगा। बस जो मेरा नेट इफ़ेक्ट होगा ना रेक्टेंगल के एरिया पे, वो 8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ डिक्रीज्ड बाय 30%, अगर कोई भी आइटम का प्राइस जो है ना 30% डिक्रीज़ किया। सिंपल है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ना आइटम का, कुछ उस सब्सटेंस का, उस पार्टिकल का, उस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का दाम था मेरा 100, तो 30% डिक्रीज़ करते हैं, तो ये मेरा प्राइस है। अब जो मेरा न्यू प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 70 होगा ना। अब मेरा न्यू प्राइस जो है वो 70 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ऑर्डर टू गेट द ओरिजिनल प्राइस, अब हम लोग को अगर ओरिजिनल प्राइस चाहिए होगा तो इस न्यू प्राइस में हम कितना इंक्रीज़ करेंगे कि हमारा ओरिजिनल प्राइस आएगा। ठीक है, न्यू प्राइस में हम कितना का इंक्रीमेंट करेंगे कि हमें ओरिजिनल प्राइस मिलेगा? हम 30 का इंक्रीमेंट करेंगे कितने में? न्यू प्राइस पे ना, 70 पे, इंटू 100। सॉल्व कीजिए। 300/7, अगर 300/7 हम करते हैं, 4 ज़ा 28, 20, 2 ज़ा 14, 6, 8 ज़ा 56, यहाँ 4 बचेगा 5, दैट मीन्स मेरा 42.85% का इंक्रीमेंट होगा ना न्यू प्राइस में, तब जाके वो मेरा ओरिजिनल प्राइस पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इन दो क्वेश्चन में किसी को कुछ कन्फ्यूजन है? अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ आई हैड परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड ऑल दी आर्टिकल्स फॉर 10 फॉर ₹11, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन समझिएगा, अगर हम 11 आर्टिकल्स को 10 रुपये में ख़रीदते हैं और 10 आर्टिकल को 11 रुपये में बेचते हैं, तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा।
यहाँ पे 11 आर्टिकल्स है और यहाँ पे 10 है, तो आप एक ही बार खरीद लीजिए ना 110 आर्टिकल्स, 110 आर्टिकल्स खरीद लीजिए। देखिए अगर 11 आर्टिकल्स को हम ₹10 में बेच रहे हैं तो एक आर्टिकल को ₹10/11 में बेचेंगे, और 110 आर्टिकल्स को, इतना आर्टिकल्स हम परचेस कर रहे हैं तो कितने में खरीदेंगे? ₹100। 110 आर्टिकल को हम 100 रुपये में खरीदेंगे, 110 आर्टिकल को हम 100 रुपये में खरीदेंगे। यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन है? 110 आर्टिकल को हमने किस में ख़रीदा? 100 रुपीज़ में, ठीक है। एंड सोल्ड देम ऑल दी आर्टिकल फॉर 10 रुपीज़। ये मेरा कॉस्ट प्राइस तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन है? 110 आर्टिकल का मेरा 100 रुपये लगा, और फिर जब हम बेचने गए ना तो हम 10 आर्टिकल को 11 रुपये में बेचे। अगर हम 10 आर्टिकल को 11 रुपये में बेच रहे हैं तो एक आर्टिकल को 11, ये रुपीज़ है, ठीक है, 11/10 रुपीज़ में बेचेंगे। पर हमको बेचना कितना है? जितना आर्टिकल हमने ख़रीदा है उतने ही बेचेंगे ना, तो हम 110 को बेच दीजिए ना आप। देखिए 121 हो जाएगा, 121 हो गया। आपका कॉस्ट प्राइस ये था, आपका सेलिंग प्राइस ये हो गया 110 आर्टिकल के लिए हो, या एक आर्टिकल के लिए हो, या 1000 आर्टिकल के लिए हो, आपका प्रॉफिट परसेंटेज तो उतना ही रहेगा। 110 आर्टिकल को आपने ख़रीदा है 100 रुपये में, और वही 110 आर्टिकल को आपने बेच रहा है 121 रुपये में। देखिए तो 100 में आपको 21 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 में आपको 21 का लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल दिए कि मेरे को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 21% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? देखिए अब क्या बोल रहा है। रजत परचेस अ बाइक फॉर ₹80,000। रजत है वह एक बाइक खरीदता है 80,000 में, एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन रिपेयर, और 5,000 उसके रिपेयर के लिए खर्चा करता है और 1,000 उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले रजत ने उस बाइक को कितने में ख़रीदा? उसके पॉकेट से अभी उस बाइक को ख़रीदने के लिए 80,000 रुपये का, फिर 5,000 में वो उसने उस बाइक को बनवाया, 85,000 हो गया। फिर 100 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन में उसको लेके आने में, दैट इज़ अभी तक उसके पॉकेट से इतना रुपया खर्च हो गया ना, कॉस्टिंग पूरा उसका बाइक के लिए अभी तक उसने इतना रुपया खर्च किया। अब जो वो बाइक को बेच रहा है तो उसको विथ 25% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, ठीक है। 25% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है अगर, तो वो कितना में बेचेगा? मुझे तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया, ना क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। देखिए अभी तक मेरा कॉस्ट प्राइस उस बाइक के लिए कितना हो गया? ₹86,000 हो गया ना। अब रजत उस बाइक को 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, दैट मीन्स हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है मेरा इतना, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द बाइक? कॉस्ट प्राइस है इतना, इसका अगर 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, दैट इज़ 125। डायरेक्ट हम कॉस्ट प्राइस का 125% निकाल देंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए 125 इंटू 860 कीजिए, हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया बाइक का, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 107,500, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। पूरा उस बाइक के लिए रजत का कॉस्ट प्राइस कितना गया? ध्यान से देखिएगा, 80,000 गया, फिर 5,000 उसने रिपेयर में, दैट इज़ 85,000, फिर 1,000 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन में किया, दैट इज़ 86,000। अब वो बाइक को 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 120 डायरेक्ट हम कॉस्ट प्राइस का 125% निकाल लेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये एक एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है। द कंटेन ऑफ 2 वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 3:4 एंड 5:4। 2 वेसल है, ठीक है। हमारा कितना वेसल है? 2 वेसल है।
एक वेसल, दो वेसल। इसमें वाटर एंड मिल्क का जो रेशियो है ना 3:4 है इस वेसल में, और इस वेसल में 5:4 है। दोनों को हम मिक्स करते हैं और दोनों का मिक्सचर का रेशियो हो जाता है 1:4। तो बताइए मेरा वाटर कितना होगा और मिल्क कितना होगा। ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा फ्रेंड्स, बताइए। देखिए, इस टोटल 7 में मेरा वाटर कितना है, 3 है, एंड इस टोटल 9 में मेरा वाटर कितना है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा टोटल कितना है, 1 की रेशियो में अगर वाटर है तो मेरा मिल्क है 4 के रेशियो में। तो चलिए 1 × 3/7, यहाँ पे वाटर का रेशियो 1 है ना, और यहाँ पे 3:7 का रेशियो है, प्लस 4 × 5/9। मेरा वाटर का निकला ना, पूरे मिक्सचर में मेरा वाटर का निकल गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/7 प्लस 20/9, इसको फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 63, 27 प्लस 140, ये आएगा हमारा 167/63। तो वाटर का मेरा क्या निकला, 167:63 निकला ना। टोटल मेरा मिक्सचर में वाटर कितना निकला, 167/63। मेरा वाटर कितना है, 167/63 है ना। अब इसी तरह हम मिल्क का निकाल लेते हैं। ठीक है, मिल्क का कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से यहाँ पे 1 × अब हो जाएगा 4/7, क्योंकि हमारा मिल्क जो है वो 4 है ना, यहाँ पे देखिए 4/7 प्लस 4 × हमारा यहाँ पे मिल्क कितना था, ये भी 4 था, 4/9, दैट मीन्स 4/7 प्लस 16/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 63 LCM, यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस 112। ठीक है, ये हमारा आएगा 148/63। ये हमारा टोटल वाटर मिल्क का आ गया। ये वाटर का हमें पता था 167/63 है, मिल्क का आ गया मेरा 148/63। ठीक है, अब पूछ रहा है द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो। वाटर एंड मिल्क का रेशियो, वाटर हम यहाँ लिखते हैं एंड मिल्क का रेशियो, तो ये नीचे से ऊपर चल जाएगा तो ये 63/148 हो जाएगा। 63 हमारा कट जाएगा, तो क्या है आंसर, 167/48 जो हमारा बच रहा है पूरे मिक्सचर में वाटर एंड मिल्क हमारा है। ठीक है, 167:148, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 men कैन कंप्लीट ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। देखिए क्या बोल रहा है, 56 men हैं, वो टोटल काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में। तो एज पर भी बस जितना हम पढ़े उतना ही बना रहे हैं। 56 men जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितने men का है, 56 × 24 men का टोटल काम है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 42 men कंप्लीट द सेम वर्क। अगर इसी काम को अगर हम 42 लोग से करवाते हैं तो कितना दिन में करेगा। सेम काम को करना है इसलिए मैंने इक्वल्स टू दे दिया। इन हाउ मेनी डेज, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज, अगर हम 42 men से कराते हैं तो मेरा काम कितना दिन जाएगा। इफ़ अगर हमें x का वैल्यू निकालना तो डिवाइडेड बाय 42, 6 4 6 7 7 8 दैट मीन्स हमारा 32 डेज में काम ख़त्म हो जाएगा। 8 4 32। अगर 56 men किसी काम को कर रहे तो वो 24 डेज में ख़त्म हो जाना। अगर 42 men करेंगे तो हमारा 32 डेज में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतने क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।